हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है वीसीएस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे अपने पास जो अपना फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। उसके कंप्लीट होने के बाद आज अपन स्टार्टिंग करेंगे किसकी, सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर क्या है होता है अपना, सेकंड चैप्टर होता है अपने पास जो आता है अपने पास छोटा सा चैप्टर है जिसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखो अपने पास फर्स्ट तो आएगा अपना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी जो चैप्टर का यदि नाम क्या है या फिर कह सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट का अपने पास जो सेकंड भाग है उसमें भी क्या है अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो उसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अपन बात करेंगे। तो वो क्या होता है वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत सबसे पहले तो क्या होता है, कब आया था, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यदि देखते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कब आया था और क्या होता है, तो यदि मैं उसकी बात करूं कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की, तो देखो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जैसे आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो ये आया था, सबसे पहले मैं बात करूँ किसने दिया था, ये 1927 में दिया था। किसने दिया था, 1927 में। और देने वाले कौन थे, हाइजेनबर्ग। तो उनका नाम क्या था, हाइजेनबर्ग, ठीक है। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, क्या कहता है ये भी आपको पता होगा थोड़ा बहुत। यदि पता है तो बताइए कि क्या हो सकता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अपने पास कोई भी स्थिति या कण, या क्या कह सकते हैं अपन, कोई भी स्थिति में अनिश्चितता या कण में अनिश्चितता, उसको एक साथ माप नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले कब दिया गया था, 1927 में दिया गया था। 1927 में किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। अब इसमें बात करें कि सिद्धांत होता क्या है, तो यदि मैं सिद्धांत की बात करता हूँ तो देखो अपने पास कोई भी स्थिति में अनिश्चितता, यानी स्थिति में जो डिफरेंस होता है, मान लो कि आपके पास कोई x2 की वैल्यू है, मान लिया आपके पास कोई x2 वैल्यू है, कोई क्या है अपने पास x1 की वैल्यू है। यदि आपको पूछा जाए इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, ऐसे ही तो लिखते हो डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस का x1। तो अपन कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसी कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूट वैल्यू आती है जिसमें अपन अनिश्चितता निकालनी है तब तो क्या होती है, डेल x। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन किसकी, कोई भी पार्टिकल की, या पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल के लिए दो कंडीशन नहीं होती, दो कंडीशन नहीं होती। मतलब यदि जो पार्टिकल की पोजीशन को व्यक्त करता है, यानी पोजीशन यानी स्थिति में अनिश्चितता, तो जो स्थिति में अनिश्चितता व्यक्त करता है वो तो क्या होता है अपना डेल एक्स। क्या होता है, डेल एक्स। यानी जो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगा अपना डेल एक्स। यदि मैं इसके संवेग की बात करूं कि संवेग में अनिश्चितता की बात करता है, तो संवेग में जो अनिश्चितता होती है वो क्या होता है अपने पास, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। तो उसको मैं लिखता हूँ किससे, डेल पी एक्स। अब यदि मैं एक्स दिशा में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन लिए, ये अपन एक्स दिशा में बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स। अब ये नियम कहता क्या है कि कभी भी एक ही समय में, एक ही समय में या एक ही दिशा में किसी भी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता। ये नियम यही कहता है, आप सबको भी पता है, 12th में पढ़ के आए हूँ। तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने पास जो स्थिति में अनिश्चितता होती है और संवेग में अनिश्चितता होती है, उन दोनों का मापन यथार्थतापूर्वक दोनों का एक साथ नहीं किया जा सकता। यथार्थतापूर्वक मान, परिशुद्ध तरीके से मान ज्ञात किया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि केवल इसमें क्या होगी, दोनों को एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते, एक समय में एक ही ज्ञात किया जा सकता है। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होता है, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता को एक ही दिशा में या एक ही समय में एक साथ यथार्थपूर्वक हम माप नहीं सकते। तो इसका यदि नियम कहता है वो क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि अपने पास जो संवेग में यानी स्थिति में अनिश्चितता, देखो सबसे पहले मैंने स्थिति की बात की है, तो स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा h कट बाय 2 के। किसके होगा, डेल एक्स डेल डॉट पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2। अब ये आपने शायद नाम नहीं सुना होगा कि इसे क्या कहते हैं। वैसे यदि आपने सेकेंड ईयर मेरे से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, मैंने ये बताया था कि ये h कट क्या होता है। तो h कट होता है अपने पास, जो h कट होता है, जो h कट की वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने पास, h अपॉन में 2 पाई होती है। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.054
10 की घात -34, ये किसकी वैल्यू आती है अपनी एच कट की। इसको क्या बोलते हो, या तो एच बार भी बोल सकते हो, पर ज़्यादा जगह पर आपको एच कट ही बोलते हैं। इसको किस नाम से बोलते हैं, एच कट, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना डेल एक्स आ गया डॉट डेल पी एक्स आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, एच कट बाय 2। अब ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, क्या कह रहा है कि इस हाइजेनबर्ग निश्चितता के सिद्धांत से क्या होता है, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/2 से क्या होता है, इक्वल होता है या बड़ा होता है, ये सिद्धांत बताता है। अब यदि मैं बात करूं कि इसको यदि उसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, इस फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, डेल एक्स डेल डॉट पी एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको यदि h के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, h का क्या आ जाएगा, h के अपॉन में 2 पाई और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 पाई। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यदि ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन मत होना कि यदि h कट की फॉर्म में लिखोगे तो h कट बाय 2 आएगा, और h की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा अपने पास, h अपॉन में 4 पाई आएगा। तो ये हो गया अपने पास डेल एक्स अपॉन में एच कट। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही याद रखना है कि यही क्या होता है, हाइजेनबर्ग का स्थिति का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। तो अनिश्चितता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्थिति में कोई भी निश्चित टर्म नहीं होती, यानी अनिश्चितता कुछ न कुछ वेरिएबल टर्म होती है। संवेग में भी क्या होती है, अनिश्चितता होती है। तो इसके बेस पे इसने ये एक नियम दिया था जिसे अपन बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम या अनिश्चितता का सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अपन बात करते हैं, ये तो मैंने किस डायरेक्शन में बात की, एक्स डायरेक्शन में। यदि मैं इसके वाई डायरेक्शन की बात करूँ तो क्या आएगा, देखो यदि वाई डायरेक्शन में बात करूँ, यदि मैं इसको वाई दिशा में लिखना चाहूँ तो वाई दिशा में क्या आएगा, डेल वाई डेल डॉट पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, या फिर इसको मैं h/4 का की टर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल वाई डेल पी वाई ग्रेटर देन h अपॉन में 4 पाई, ठीक है, लिख सकता हूँ। ऐसे में यदि z दिशा में बात करूँ तो z दिशा में क्या आएगा अपने पास, देखो यदि मैं z दिशा में बात करता हूँ तो z दिशा में आएगा डेल z डेल पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ डेल z डेल पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई, लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, अपनी अनिश्चितता है। तो इसकी अनिश्चितता में और भी टर्म होती है, एक होती है अपने पास एनर्जी की टर्म में, जिसमें क्या होता है, एनर्जी में यानी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई और समय में अनिश्चितता डेल टी ग्रेटर देन इक्वल होता है एच कट अपॉन 2 के। तो वो सब चीज़ मैं आपको एक एक बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं अपन इसके दूसरे रूप में चलेंगे, ठीक है। तो लिखिए, टॉपिक लगाइए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। टॉपिक लगाइए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एक चीज इसमें यह भी ध्यान रखना, देखो ध्यान क्या रखना है अपने पास, यदि मैं यहाँ पे मान लूँ कि ये डेल एक्स है, डेल एक्स में यानी स्थिति में अनिश्चितता, यदि स्थिति में अनिश्चितता को बढ़ाया जाए तो संवेग की अनिश्चितता बोलो क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, बताइए जल्दी, कि यदि स्थिति की अनिश्चितता को बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो संवेग की निश्चितता बढ़ेगी या घटेगी। देखो यहाँ पे क्या है, ये स्थिति की अनिश्चितता, ये संवेग की अनिश्चितता। यदि मैं इसको नीचे भेजूंगा तो कैसे हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होगा तो यदि मैं डेल एक्स यहाँ पे निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा अपना एच कट अपॉन में 2 और डेल क्या आ जाएगा पी एक्स। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि यदि डेल एक्स बढ़ेगा तो डेल पी एक्स क्या होगा अपना घटना चाहिए। ऐसे यदि मैं डेल एक्स को क्या करता हूँ, कम करता हूँ, तो डेल पी एक्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब यदि मैं मानता हूँ कि अपन को डेल एक्स क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्या चाहिए, डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता यदि 0 चाहिए तो डेल पी एक्स क्या होना चाहिए अपना, बताओ डेल पी एक्स क्या होना चाहिए। ये 0 कब होगा, जब ये इसको क्या करेंगे, इन्फानाइट करेंगे। तो इस तरह से ये टर्म आएगी, यदि इसको 0 करना है तो ये इन्फानाइट, तो इसको 0 करना है तो ये इन्फानाइट। तो इस तरीके से ये कैसे डिपेंड करेगा, एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। इसको बढ़ाती है तो पी एक्स घटेगा, पी एक्स को बढ़ाएंगे तो एक्स घटेगा, ठीक है। यानी क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिखिए इसमें स्टार्टिंग में टॉपिक के बाद कि हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत 1927 में दिया, हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत 1927 में दिया। हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत 1927 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ, एवं संवेग का एक साथ एक ही समय, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही समय में, एक ही समय में तथा एक ही दिशा में, तथा एक ही दिशा में पूर्ण रूप से, एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकते, यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ एक ही समय में तथा एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थपूर्वक मापन नहीं कर सकते। नई लाइन से लिखना, यदि x दिशा में कण की स्थिति में अनिश्चितता, यदि x दिशा में कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल x हो, ये वाला डेल x, कौन सा, ये वाला, यदि x दिशा में कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल x हो तथा संवेग में अनिश्चितता डेल px हो, तथा संवेग में अनिश्चितता डेल px हो, तो इनका गुणनफल h कट बाय 2 या h कट बाय 2 से बड़ा या बराबर होता है, h कट बाय 2 से बड़ा या बराबर होता है, h कट बाय 2 से बड़ा या बराबर होता है। तो क्या लिखा है, जो मैंने बोला था वही चीज़ लिखाई है कि किसी भी कण में स्थिति की में अनिश्चितता यदि डेल x माने, संवेग में अनिश्चितता क्या माने, डेल px माने, तो उसका जो सिद्धांत आएगा वो क्या आएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई या गुणनफल होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2 के इक्वल होगा। तो आप ये लिख लीजिए, अब ये कंप्लीट लिख दीजिए x दिशा वाला, ये दोनों टर्म लिख दीजिए, दोनों टर्म लिख के ये भी लिख लेना h कट की वैल्यू। उसके बाद लिखिए कि अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए कार्य करता है। अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए कार्य करता है। अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए कार्य करता है। अनिश्चितता का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों के लिए कार्य करता है। अब आप y दिशा में भी लिख लो और z दिशा में भी लिख लो, ये y दिशा वाली लाइन और ये z दिशा वाली लाइन, दोनों फॉर्म लिख लेना, ये y दिशा तथा z दिशा। उसके बाद एक नोट लगाओ, इसके बाद एक नोट लगाओ, फिर लिखो कि स्थिति में अनिश्चितता डेल x, स्थिति में अनिश्चितता डेल x, स्थिति में अनिश्चितता डेल x जितनी कम करेंगे, स्थिति में अनिश्चितता डेल x जितनी कम करेंगे
स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स जितनी कम करेंगे तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ती जाएगी। तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ती जाएगी। और स्थिति का पूर्णतः मान, स्थिति का पूर्णतः मान, स्थिति का पूर्णतः मान डेल एक्स रेज टू जीरो, ब्रैकेट में लिख लेना डेल एक्स रेज टू जीरो, ये वाला डेल एक्स रेज टू जीरो। स्थिति का पूर्णतः मान डेल एक्स रेज टू जीरो प्राप्त करने पर, स्थिति का पूर्णतः मान डेल एक्स रेज टू जीरो प्राप्त करने पर संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स इज इक्वल टू इन्फानाइट उत्पन्न होगी। संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स इज इक्वल टू इन्फानाइट उत्पन्न होगी। ये जो मैंने नोट लगा के लिखाया है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिति में यदि अनिश्चितता क्या करनी है, अपन को जीरो करनी है तो संवेग की अनिश्चितता क्या होगी, वो चीज़ आपको बतानी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं नोट्स जो लिखवा रहा हूँ, देखो नोट्स इस तरीके से लिखवा रहा हूँ कि आपका कंपटीशन एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहे। जो भी आप एग्जाम देना चाहो इससे आगे सभी क्वेश्चन इसके अंदर से ही मिले आपको, ठीक है, जो भी एससी लेवल का होगा। उसके बाद अपन बात करते किसकी, ये लिख लिया, ठीक है, डेल पी एक्स यानी डेल एक्स रेज टू जीरो है तो डेल पी एक्स रेज टू इन्फानाइट होगा, तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिए ब्रैकेट में नीचे। ये जो ब्रैकेट है ये भी लिख लीजिए, आपको पता रहेगा कि ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो फर्स्ट वाला घटेगा। लिख दिया। अब अपन चलते आगे। अब अपन बात करते हैं इसके कौन कौन से रूप होते हैं। एक दो रूप और इस फॉर्म में होते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के, तो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊर्जा वाले की, ठीक है, ऊर्जा और संवेग में अनिश्चितता की। किसकी बात करते हैं, ऊर्जा और संवेग में अनिश्चितता की। देखो यदि मैं ऊर्जा और संवेग में अनिश्चितता की बात करूं तो अपन जानते हैं कि यदि किसकी बात करूं, यदि ऊर्जा में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, तो इस ऊर्जा में अनिश्चितता में मान लेता हूं कि क्या, डेल ई, ठीक है। समय में यदि मैं अनिश्चितता की बात करूं तो वो क्या आएगा, यदि मैं समय में अनिश्चितता की बात करूं, समय में अनिश्चितता क्या आएगा अपना, डेल पी, ठीक है, सॉरी समय में अनिश्चितता डेल टी, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे हाइजेनबर्ग क्या कहता है, वही नियम तो वही कहता है, क्या वहाँ पे स्थिति और संवेग की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ऊर्जा और समय की। तो यहाँ पे ऊर्जा और समय की बात हो रही है, तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है यहाँ पे, तो हाइजेनबर्ग वही नियम लगाता है जो वहाँ पे लगाया था। तो हाइजेनबर्ग से, तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि डेल ई का मल्टीप्लाई और डेल टी का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच कट अपॉन 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि डेल ई या डेल टी का मल्टीप्लाई होगा एच कट बाय सॉरी एच अपॉन 4 पाई। तो ये दोनों रूप लिख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए, इसको पहले लिख देते हैं। चलो इसको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। एक यदि बात करता है कोई न्यूनतम केस की, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसकी न्यूनतम, अब यदि मैं इसमें कोई भी एनर्जी की टर्म यदि न्यूनतम माननी मुझे, यानी ये वाली टर्म है, इसको मैं यदि न्यूनतम वैल्यू के लिए देखूँ तो न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है। न्यूनतम वैल्यू देखो या तो ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है। तो सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम के लिए क्या होगा, यदि मैं न्यूनतम की बात करता हूँ, यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, न्यूनतम के लिए। न्यूनतम चाहे किसी भी अनसर्टेनिटी में बात करो तो उसके लिए क्या आएगा, डेल ई मिनिमम डेल टी और इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, एच कट बाय
टू। न्यूनतम के लिए किसी के में भी बात करो, चाहे संवेग में बात करो, चाहे संवेग वाले में बात करो, स्थिति में बात करो, एनर्जी की टर्म में बात करो, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है किसके, h कट बाय 2 के। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन आएगी, वहाँ पर न्यूनतम वैल्यू काम में लेंगे, तो उसके लिए मैंने ये वाली चीज़ लिखाई है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, इस प्रकार, नई लाइन से लिखना, इस प्रकार हम ऊर्जा व समय में भी, इस प्रकार हम ऊर्जा व समय में भी अनिश्चितता को समझा सकते हैं। इस प्रकार हम ऊर्जा व समय में भी अनिश्चितता को समझा सकते हैं। इस प्रकार हम ऊर्जा व समय में भी अनिश्चितता को समझा सकते हैं। ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता डेल ई हो, ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता डेल ई हो, ये मैंने लिख रखा है ऊपर, कि ऊर्जा के मापन में यदि अनिश्चितता डेल ई हो व समय के मापन में अनिश्चितता डेल टी हो, और समय मापन में अनिश्चितता डेल टी हो, तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से छाप दीजिए इसे, जो लिखा है ये तो लिख दिया, ये वाला लिख दीजिए। ये कंप्लीट लिखना है आपको। इसमें भी सेम वही केस लागू होगा, क्योंकि डेल ई और डेल टी में मैं यदि रिलेशन की बात करूँ तो वो कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल ई बढ़ेगा तो डेल टी घटेगा, डेल टी घटेगा तो डेल ई बढ़ेगा। तो इसके अपन ने कौन कौन से रूप पढ़ लिए, तो फर्स्ट तो पढ़ लिया स्थिति और संवेग का, ये पढ़ा अपन ने ऊर्जा और समय का। अब इसके आगे ये, वैसे तो आपके बुक में तो ये दो ही है, एक मैं और बता देता हूँ, एक और होता है जो आपके पीजी लेवल में आता है, तो थर्ड में बता दूंगा आपको। इसके बाद लिखिए एक थर्ड और कोणीय संवेग के, थर्ड लिखिए आगे नई लाइन से, कोणीय संवेग के जेड घटक में अनिश्चितता, कोणीय संवेग के जेड घटक में अनिश्चितता डेल एल जेड, कोणीय संवेग के जेड घटक में अनिश्चितता डेल एल जेड हो, तथा कोणीय विस्थापन डेल थीटा जेड हो, तथा कोणीय विस्थापन डेल थीटा जेड हो, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, तो ये भी वही नियम कहेगा कि कोणीय विस्थापन का जेड घटक और क्या, कोणीय संवेग का जेड घटक, वो क्या होता है अपने पास, ये तो है डेल एल जेड, तो क्या है, कोणीय संवेग का जेड घटक है, ये कोणीय विस्थापन का जेड घटक है। तो उसके लिए जो अनिश्चितता प्रिंसिपल लागू होता है वो सेम इसी तरीके से लागू होगा, डेल एल जेड डॉट डेल थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। यदि मिनिमम की बात करते तो क्या आ जाएगा अपने पास, ओनली एच कट बाय 2, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखो अपन ने कितने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत बताए, मैंने 3, तो ये 3 आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो इनकी कुछ एप्लीकेशन भी है, वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी देखेंगे। देखो 3 सिद्धांत कौन कौन से हो गए अपने पास। फर्स्ट तो हो गया अपने पास डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, ठीक है। सेकेंड हो गया अपने पास डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, ठीक है। थर्ड हो गया अपने पास डेल एल जेड डेल थीटा जेड और साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, ठीक है। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो आपके काम के हैं वो तो ये कौन से हैं, 2 वाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें क्या होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो एच कट एच पता है अपन को, वैल्यू पता है एच की। यहाँ पे पूछा जाएगा कि कोई भी एक में अनिश्चितता दे देगा, यानी एक्स में अनिश्चितता दे देगा और संवेग की अनिश्चितता आपको निकालनी होगी, या संवेग की दे देगा एक्स की निकालोगे, तो ये क्या करेगा, ये नीचे जाके डिवाइड लगाएगा, तो डेल एक्स की वैल्यू अपन निकाल सकते हो। तो ऐसे ही इसमें भी पूछ सकता है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है कि एनर्जी में अनिश्चितता इतनी है तो समय में अनिश्चितता कितनी होगी।
समय में अनिश्चितता इतनी है तो डेल ई में अनिश्चितता कितनी होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत? बताइए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। आ गया सबको समझ में? अब अपन देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो इसमें कुछ टोटल क्या, इस देखो जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहले अपना हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उसके बाद इसकी 4 एप्लीकेशन है। तो अपन एक एक एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसको काम में लेते हुए उस एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। तो आप उसकी फर्स्ट टॉपिक लगा लीजिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, या आप डायरेक्ट लगा लीजिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। टॉपिक लगाइए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग लगा लिया टॉपिक। ये डेरिवेशन है तो इसको अपन करते हैं, ठीक है। देखो करना कैसे है, इजी सा है। और इसमें से जो ये 4 एप्लीकेशन है उसमें एग्जाम में 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो ये हाइजेनबर्ग की 4 एप्लीकेशन है उसमें से 99% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लगाइए हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर। यानी लिख सकता हूं मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है अपना कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या होता है, तो इसमें अपन को देखो वैसे ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो अपन को निकालनी है, और किसके अंदर निकालनी है? हाइड्रोजन एटम के अंदर। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो अपना जो टॉपिक है कि इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है किसकी? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है वो आपको बताना होगा। तो यदि हाइड्रोजन एटम की बात करें तो देखो हाइड्रोजन एटम में बात करें तो क्या क्या आएगा अपने पास? यदि हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मानते हैं अपन? देखो कोई भी एटम की बात करते हैं, मान लिया कि अपने पास कौन सा एटम है? एच एटम है, एच परमाणु है। यदि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होगा अपने पास? एक तो प्रोटॉन होगा, ठीक है, और एक ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन होगा क्या? न्यूट्रॉन नहीं होगा। यानी कोई भी नाभिक होगा हाइड्रोजन एटम, इसमें क्या होगा? एक परमाणु प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी नाभिक होगा। मान लिया कि ये अपना नाभिक है, नाभिक में केवल क्या है? अपना एक प्रोटॉन है, ठीक है। इसके चारों ओर जो कक्षा है, यानी मान लो कि ये इसकी कक्षक है, इसमें क्या लगा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी कक्षक में चक्कर लगा रहा है, तो वो वैसे एस कक्षक में चक्कर लगाएगा, तो ये इसमें चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अपन ऐसी चीज़ें मान लेते हैं। तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन का मास क्या मानूंगा? इलेक्ट्रॉन का मास तो मानूंगा मैं द्रव्यमान मानूंगा m। यदि उसका मैं संवेग मानूं तो संवेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है यानी गतिशील है, मूवेबल है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उसमें संवेग भी होगा। तो इस संवेग मानूंगा मैं px के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं पहले ये चीज़ आपको लिखा देता हूँ, फिर अपन इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए, इसमें लिख लीजिए फर्स्ट में कि हाइड्रोजन परमाणु में एक नाभिक, हाइड्रोजन परमाणु में एक नाभिक जिसमें एक प्रोटॉन है, जिसमें एक प्रोटॉन है, जिसमें एक प्रोटॉन है तथा एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तथा एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा रैखिक संवेग p है,
माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा रैखिक संवेग p है। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा रैखिक संवेग p है। नई लाइन में लिखना, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केंद्र से कक्षक तक, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केंद्र से कक्षक तक कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अतः स्थिति में अनिश्चितता, अतः स्थिति में अनिश्चितता अतः स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स, अतः स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स। लिख दिया। अब देखो अपन बात करता हूं मैं किसकी, स्थिति में अनिश्चितता मैंने क्या मान ली, डेल एक्स। अब मैंने जो लाइन लिखाई है वो पढ़ो, एक बार पढ़िए वो लाइन, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि कोई भी अपना परमाणु है, परमाणु में क्या है, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो यदि मैं मानता हूँ कि ये प्रोटॉन है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स होगी यानी कितनी होगी, r होगी, स्मॉल r, यानी इसकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो स्थिति में अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, ये डेल एक्स की किसके इक्वल होगी, r के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, r के इक्वल होगी। इसीलिए मैंने लिखा है कि जो स्थिति में अनिश्चितता है वो क्या होगी, डेल एक्स इक्वल टू r होगी। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या होगी, r। अब मैं मानता हूँ कि ये जहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे लिखना हो, तो ये r क्या है, कक्षक की त्रिज्या है, r क्या है, कक्षक की त्रिज्या है नाभिक से, ठीक है। कोई भी नाभिक होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी केंद्र से डिस्टेंस फिक्स होगी, डिस्टेंस फिक्स है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये क्या हो जाएगा, अपना r हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 मिनट, इलेक्शन वाले आ गए। देखो आजकल इलेक्शन का टाइम है तो ये इलेक्शन वाले राउंड लगाते रहते हैं जोर जोर से माइक लगा के, ठीक है, सॉरी। तो देखो स्थिति में अनिश्चितता हो गई, डेल एक्स इक्वल टू आर, आर क्या है यहाँ पे, कक्षक की त्रिज्या है। अब मैं यदि यहाँ पे क्या लगाता हूँ, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लगाता हूँ, तो इसमें क्या होगा, अपने पास कौन सा अनिश्चितता का सिद्धांत लगेगा, क्यों लगेगा कि स्थिति में अपन जानते कि स्थिति में अनिश्चितता क्या मानी है अपन ने, डेल एक्स इक्वल टू आर मानी है। दूसरा क्या माना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो क्या होगा, अपने पास संवेग में अनिश्चितता होगी, तो संवेग में अनिश्चितता अपन ने क्या मानी है, डेल पी एक्स माना है। तो उसी को मैं काम में लेते हुए लगाता हूँ। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहेगा, अपने पास डेल एक्स और डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी, एच कट बाई 2 के। और अपन जानते हैं कि डेल एक्स यहाँ पे क्या लिया अपन ने, आर लिया है, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो डेल एक्स है वो क्या है, अपने पास आर है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, डेल पी एक्स यानी आर डेल पी एक्स ग्रेटर देन एच कट बाय 2 हो जाएगा। डेल पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन एच कट बाय
2 और साथ में क्या आ जाएगा r, ठीक है। यही टर्म आएगी अपने पास h कट बाय 2 और साथ में r आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 डॉट आर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो, यदि मैं न्यूनतम के लिए बात करूँ, क्योंकि अपन को क्या निकालनी है, परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, लोएस्ट होगी। तो लोएस्ट के लिए मैं बात करनी होगी, मैं यदि इसकी न्यूनतम की बात करूँ, न्यूनतम के लिए यदि मैं क्या करूँ, इसके मिनिमम न्यूनतम मान के लिए बात करूँ, तो देखो यदि मैं न्यूनतम मान के लिए बात करूँ तो डेल पी क्या आएगा अपना, मिनिमम आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एच कट अपॉन 2r के, ठीक है। तो एक टर्म तो मैं क्या दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छे से समझना है, लिखना नहीं है आपको, साथ में आपको लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, टेंशन ना लें। तो ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या मानी, सबसे पहले स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स इज इक्वल टू आर माना है। आर क्या है, कक्षक की त्रिज्या, इसलिए वो स्थिति की त्रिज्या होगी, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत क्या है, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। यहाँ पे डेल एक्स मैंने क्या माना है, आर के इक्वल, तो यहाँ पे आर लग दिया और डेल पी एक्स। यदि मैं इसके न्यूनतम मान की बात करूँ तो क्या आएगा, या तो ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा। न्यूनतम के लिए क्या आएगा अपना, एच कट बाई 2r बराबर आएगा। अब मैं यदि बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा है, गतिशील है, यानी इलेक्ट्रॉन की मैं गतिज ऊर्जा की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगी, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको मैं यदि p की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो क्या करेंगे अपन, m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी m² v² अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और ये अपन जानते हैं ये क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू p² 2m। तो काइनेटिक एनर्जी की आप फॉर्म जानते हो, संवेग के रूप में क्या होती है, p² बाय 2m। तो इसको मैं दे देता हूँ, चलो इसको तो ऐसे रहने दो, तो इसको ये तो क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं न्यूनतम के लिए बात करता हूँ, तो न्यूनतम के लिए मैंने p निकाल रखा है यहाँ पे। तो ये p क्या है, एक तरह से यहाँ पे जो p आ रहा है वो p क्या शो करेगा, वो p संवेग में अनिश्चितता का भी शो कर रहेगा, कोई अलग से p नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी का ही क्या होगा, संवेग होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस p से मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, मान रख सकता हूँ, यानी इसमें मैं दे देता हूँ, चलो 2, समीकरण 1 से 2 में तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी अपनी, k इज इक्वल टू p²। देखो p² यानी ये कंप्लीट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी h कट स्क्वायर, h कट अपॉन में 2r का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा अपना 2m। तो ये वैल्यू क्या आएगी अपनी, k इज इक्वल टू h कट स्क्वायर। देखो 2 और 2 4, 4 तो नहीं 8, तो ये तो हो जाएगा 8r² और m। ये तो अपनी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसका k निकालेंगे तो ये अपनी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं और इससे आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़े तो देखिए क्या होगा। अब निकालते अपन, मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालता हूँ, किस किस के बीच की, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की। यदि मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्थितिज ऊर्जा की। मान लो कि ये क्या है अपना नाभिक है, और ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप जानते हो कि कोई भी इस बीच के डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं कितनी, r है, ठीक है। वही r जो अपन लिए, ये वाली r ही तो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की त्रिज्या या डिस्टेंस। तो अब मैं स्थिति ऊर्जा की बात करूँ तो स्थितिज ऊर्जा आप कैसे निकालते हो, u इज इक्वल टू कैसे निकालते हो, k q1 q2 बाय r होती है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k तो ऐसे का ऐसे, q1 क्या हो जाएगा ZE, ये क्या हो जाएगा E। अब देखो इलेक्ट्रॉन है तो E कैसा आएगा, माइनस में अपॉन में R। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस KZE² बाय R आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो माइनस KZE²। अब जब कौन से परमाणु के लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो Z कितना, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। जब ये Z इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये कितना रहेगा, U इज इक्वल टू माइनस KE² अपॉन में R रहेगा, ठीक है। तो देखो अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब क्या करना अपन को, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी भी निकालेंगे, तो पहले आप इतना लिख दीजिए, फिर टोटल एनर्जी निकालते हैं। इतना लिख दीजिए एक बार।
थोड़ा लिखने की स्पीड रखना, फटाफट लिखना है। चले आगे। अरे लिख दिया क्या? हो गया? चलो हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी आराम से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, के हो गया और यू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल एनर्जी की बात करता हूँ। तो देखो टोटल एनर्जी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। सबका ध्यान बोर्ड पे, लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यदि कुल ऊर्जा की बात करूं, कुल ऊर्जा क्या आएगी अपने पास, गतिज ऊर्जा प्लस क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो गतिज ऊर्जा है अपने पास h कट स्क्वायर 8r²m। ठीक है, कुल ऊर्जा कितनी होगी, E। स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो क्या है अपना माइनस का ke²/r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक होता क्या अपने पास, मैं इसको नंबर दे देता हूँ। यदि मैं इसको क्या करूँ, नंबर दे दूँ, कितना 2 दिया था, 3। अब अपन को क्या करना है, देखो अपन को निकालना क्या है, न्यूनतम मान निकालना है। क्यों, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर, और मूल ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर के लिए, मूल ऊर्जा स्तर के लिए E न्यूनतम होना चाहिए। E क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और न्यूनतम होने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे न्यूनतम के लिए, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस, यानी मैं क्या करता हूँ, DE/dr इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना, 0 आना चाहिए। यही टर्म आएगी क्योंकि वेरिएबल क्या है अपने पास, यही तो है। तो अपने पास क्या करना होगा, यहाँ पे वेरिएबल यही टर्म है r की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो DE/dr करेंगे, सॉरी ये डेल आएगा, डेल करो या डी करो, वैसे तो एक ही टर्म है इसलिए अपन डेल कर सकते हैं। तो डेल E/में क्या आएगा, डेल r। तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यदि मैं इसकी बात करता हूँ, इसका अवकलन करता हूँ और 0 के इक्वल में रखता हूँ, तो क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी। और वही r की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, E मिनिमम आ जाएगा। तो यदि मैं r की अवकलन करता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा अपने पास h कट स्क्वायर अपॉन में 8m, तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब ये अवकलन किसका होगा, इसका होगा, r² का। r² का देखो अवकलन करोगे तो क्या आएगा, -2, यानी देखो r का -2 ऊपर जाएगा तो -2, इसका अवकलन करें तो -2 r⁻³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -2r³। तो -2r³, ये तो किस कौन सी टर्म का आया, इस टर्म का आया। इस टर्म का करेंगे तो -ke², और इसमें क्या है, r⁻⁻1, ये -1 आगे जाएगा तो क्या आएगा, -1, और यहाँ पे क्या रहेगा, -2, यानी -1 में r² रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो h देखो 2 से कटेगा तो ये कितनी बार, 4 बार। तो क्या रहेगा, h कट स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, 4m r³ रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ke² इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपना, 0। माइनस वाले को उधर भेज दो तो ke² r² इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन में 4m r² इज इक्वल टू 0। देखो
इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि इस टर्म को उधर भेज दिया। आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, अपन को क्या निकालना है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ से निकाले में यदि आर की वैल्यू, देखो आर तो एक साइड ले आओ तो अपने पास रहेगा क्या, एच कट स्क्वायर क्या रहेगा, एक तो एच कट स्क्वायर रह गया, एक क्या रहेगा अपने पास 4m, 4 ही रहेगा ना आर की वैल्यू, या कुछ मिस्टेक की है अपन ने। देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये k इक्वल टू 1m² v² आ गया, p²/2m आ गया, और p की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, h कट बाय r आई थी। कुछ मिस्टेक की है क्या? h कट बाय 2r आई थी वैल्यू h कट बाय r आनी चाहिए। ओहो, एक मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या की है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मिस्टेक ये की है कि अपने पास जो एनर्जी थी उसमें यदि कोई एटम की बात करते हैं, वैसे यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है अपन कह सकते हैं, पर उसमें क्या होता है अपने पास जो h कट बाय 2 होता है। चलो एक बार तो मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ, h कट स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4mr², क्या हो जाएगा 4mr², ठीक है। देखो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, m आ जाएगा, r इधर जाएगा तो ke², क्या आ जाएगा ke²। तो एक तो अपना ये क्या आ गया r आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यदि अपन कोई भी एटम की बात, देखो गलत नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई भी एटम की बात करते हैं, ठीक है। यदि जैसे अपन मैं एडवांस क्वांटम में बढ़ता हूँ, तो एडवांस क्वांटम में बढ़ता हूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी h/2 था, यानी जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था del px ग्रेटर देन h कट बाय 2 होता है। यदि कोई एटम की बात करते हैं, यदि कोई एडवांस क्वांटम की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या लेते हैं, वहाँ पे अपन लेते हैं जो ये h कट बाय 2 होता है उसको क्या लेते हैं अपन, h कट लेते हैं। तो ये वाली टर्म यदि अपन ने h कट बाय 2 की जगह क्या लेनी थी, अपन को h लेनी थी, तो del x del px और इक्वल टू ग्रेटर देन h कट आता। फिर यहाँ पे अपन r रखते तो ये 2 यहाँ से पहले से ही हट जाता। तो ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको सही लगे तो ऐसे करो, नहीं तो बताओ स्टार्टिंग से बताओ, वापस स्टार्टिंग से बताओ क्या। चलो एक बार आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चलो एक बार इसको तो हटा दो, आपको हटाना नहीं है, केवल हल्का सा चेंज करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या मानी थी, स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी थी, स्थिति में अनिश्चितता कितनी थी, del x इज इक्वल टू r थी। ऐसे ही अपन ने ये क्या मानी थी, del x इक्वल टू r। ऐसे क्या मानी थी, संवेग में अनिश्चितता कितनी, del px कितनी, del px, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लगाया था, तो ये लग गया अपना हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या किया था, del x del px ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2 लिखा था ये। अब यदि कोई एटम के लिए बात करते हैं, एटम के लिए या परमाणु के लिए या एडवांस क्वांटम में जब आप पीजी लेवल में कर जाते हो तो वहाँ पे एडवांस क्वांटम आती है, और एडवांस क्वांटम में जब भी एटम या परमाणु की बात होती है तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, h कट बाय 2 की जगह क्या लेते हैं अपन, ओनली h कट काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, देखो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 1.053 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 2 का डिवाइड देते हो तो केवल ये वाली वैल्यू चेंज होती है, ना कि ये वाली। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस आता वो इस पॉइंट में आएगा केवल। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, h कट बाय 2 को इजीली सॉल्व करने के लिए क्या काम में लेते हैं, h कट काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस h कट बाय 2 की जगह h लिख सकता हूँ, h कट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो del x, यहाँ पे del x की जगह तो क्या आएगा, del x del px h कट बाय 2 हो जाएगा, और h कट बाय 2 की जगह क्या हो जाएगा, वापस h हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया h। अब मैं क्या करता हूँ, del x यहाँ पे कितना है, r है, तो ये del px कितना हो गया अपने पास, r हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा h कट।
ऐसे ही डेल पी एक्स कितना हो जाएगा अपने पास, एच कट बाय आर। यदि मैं न्यूनतम के लिए बात करता हूँ तो ये क्या आएगा अपने पास, यदि मैं न्यूनतम मान के लिए बात करता हूँ तो ये आ जाएगा डेल पी एक्स या डेल पी मिनिमम। ये यदि P लेते हो, या पहले क्या लिखा था आपने, P लिखा था, ओनली P लिखा था, बताओ पी एक्स लिखा था, जैसे भी लिखा हो तो एक ही चीज़ है। तो डेल P मिनिमम कितना आ जाएगा अपना, एच कट बाय आर। देखो ये वाला एच कट बाय आर आएगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 भी नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो इसमें भी क्या चेंज होगा अपना, एच कट बाय आर स्क्वायर, यानी 2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, 2m आर स्क्वायर आएगा, यही आएगा 2m आर स्क्वायर। चेंज क्या करना है आपको, ने जो लिखा था उसमें ही करना है, आपको पूरा हटाना नहीं है। स्थिति में अनिश्चितता वही है, डेल एक्स इक्वल टू आर। संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यही था। इसमें केवल कंसेप्ट ये वाला काम में लेता था जो अपन से मिस हो गया बीच में। ये अपन बाद में भी कर सकते थे पर स्टार्टिंग से करो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो एटम के लिए क्या आएगा, कोई भी एच कट बाई 2 की जगह क्या काम में लेना है अपन को, एच कट काम में लेना है। तो ये क्या लिया, एच कट। तो डेल एक्स डेल पी एक्स एच कट हो गया, यहाँ से डेल पी एक्स की वैल्यू निकल गई, तो डेल पी एक्स क्या निकल गया अपना, एच कट बाय आर। और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, ओनली इक्वल हो जाएगा। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, ओनली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एच कट बाय आर। फिर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वही टर्म रहेगी, यहाँ पे जो 2 आ रहा था वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, ये वाली टर्म बचेगी, एच कट स्क्वायर 2m आर स्क्वायर। इस गतिज ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें अभी आर की वैल्यू अपन ने कोई भी रखी नहीं है, यानी वैल्यू पी की रखनी है। ठीक है, तो ये लिख लिया। 1 मिनट देता हूँ आपको, फटाफट चेंज करना हो कर लीजिए। आपको नोट्स में जो भी चेंज करना था इसमें वो कर लीजिए एक बार, ये टर्म चेंज करनी थी केवल। कर ली, चले आगे, चलो चलते आगे। देखो अब मैं वही क्या करता हूँ, आगे चलते हैं। तो कुल ऊर्जा वापस लिखनी पड़ेगी वो कंप्लीट। देखो कुल ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा कितनी, ई। गतिज ऊर्जा कितनी है, देखो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा कितनी है, ये माइनस का आ रहा है तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर। स्थितिज ऊर्जा हमेशा आर स्क्वायर में नहीं आती, ये चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है बहुत जनों को। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो स्क्वायर में आता है, ना कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसे आती है, आर में आती है। तो देखो इसको अब मैं क्या करता हूँ, ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए, क्योंकि परमाणु में ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, तो ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए तो ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए क्या करना होगा, डेल ई अपॉन में डेल आर इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 0 आएगा तो इसका अवकलन करते हैं। देखो तो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, तो ऐसे का ऐसे, इसका अवकलन होगा तो क्या होगा, -2 अपॉन में आर क्यूब। एच का अवकलन होगा तो के ई स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे, और -1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एच कट स्क्वायर माइनस का m आर क्यूब इज प्लस के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं उधर भेज दूँ तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर एम आर क्यूब इज इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो आर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखो आर को आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, ये आर इधर ला लूँगा तो एच कट स्क्वायर अपॉन में एम आर एम के ई स्क्वायर, क्या आएगा, एम के स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब अपन को क्या करना है, जो टर्म आई थी, यानी ये जो एनर्जी आई थी उसमें क्या आई, ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए ये वाली टर्म निकाल ली, ई इज इक्वल टू 0 आ गया, ये टर्म आ गई, और यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब जब मैक्सिमम मिनिमा निकाल लिया तो अब अपन क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू कहाँ रखेंगे, अपन इसके ऊपर वाले में रखेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास, जो आर है, आर की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, इस ई वाली इक्वेशन में। तो देखो अगर आर की आप वैल्यू निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। देखो मैं वैल्यू भी बता देता हूँ आपको सबकी एक बार, ये हटा दो यहाँ से।
देखो यदि आर की अपन को वैल्यू निकालनी हो, कौन से आर की, जो अपना आर आया है, तो एच कट स्क्वायर अपॉन में क्या है, एम के स्क्वायर। तो देखो एच कट की वैल्यू क्या होगी, 1.054 10 की घात माइनस 34 स्क्वायर, 2 बार आएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो 9.1 10 की घात माइनस 31, 9 इंटू 10 की घात माइनस 9 के की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 0.53 के एंगस्ट्रॉन। कितना आएगा, लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो वैसे ये काम आएगा तो नहीं, वैसे आप क्या करना लिख सकते हो। तो यदि ये आर की वैल्यू निकालनी तो देखो एच कट की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ आपको। एच कट इज इक्वल टू 1.054 10 की पावर माइनस 34, के कितना है 9 इंटू 10 की घात 9, और ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही होगा। तो ये सब क्या आ जाएगी, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आने के बाद क्या होगा, ये आर निकलेगा, कितना निकलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉन लगभग निकलेगा। अब क्या करें, अब अपने पास जो आर की वैल्यू आई है वो कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में। तो मैंने इक्वेशन नंबर दिया था कि इसको नहीं दिया, तो इसको दे देता हूँ 3। तो ये जो आर का मान है, आर का मान समीकरण 3 में, आर का मान कौन सा, जो ये वाला आया है, इसको मैं दे देता हूँ 4। ठीक है, तो जो समीकरण आर का मान 4 से 3 में, कंफ्यूज नहीं होना है, 4 से 3 में, तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास ई। अब अपना क्या निकल रहा है, ई कैसा निकल रहा है, मिनिमम निकल रहा है, क्योंकि अपने पास क्या आई है, आर की वैल्यू आई है, मिनिमम के लिए आर की वैल्यू आई है, तो ये भी कैसा निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। तो देखो एच कट स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, एच कट स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 2m ऐसे का ऐसे। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, आर स्क्वायर है एच कट स्क्वायर अपॉन में एम के ई स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा अपना माइनस का के स्क्वायर अपॉन में आर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, वही वैल्यू, यानी एच कट स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ई मिनिमम इज इक्वल टू, देखो सबको ऊपर ले लेता हूँ, तो एच कट स्क्वायर ऐसे का ऐसे अपॉन में एम स्क्वायर के स्क्वायर ई 4, साथ में क्या आ जाएगा 2m एच कट 4, माइनस का ये क्या आएगा, देखो के ई 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ई 4 हो जाएगा, साथ में एम आएगा, और साथ में क्या आएगा एच स्क्वायर। तो देखो इसमें जो कट रहा है वो काट दो, तो कटने वाली एक तो ये टर्म है, ये स्क्वायर कटेगा तो ये 2 बचेगा, और कुछ कट रहा है क्या, एम से एम कट जाएगा, और क्या कटेगा आपके पास, और देखो इसमें कुछ कटने वाला है क्या, एच काट दिया अपन ने। अब यहाँ से कुछ कट सकता है क्या, कुछ नहीं कटेगा, तो ये ई मिनिमम, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एम के स्क्वायर ई 4 यहाँ भी आ रहा है, एम के स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, और अपॉन में, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन में एच कट स्क्वायर, यदि कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आएगा 1.1/2 माइनस का 1, यही टर्म आएगी, बताओ यही आएगी ना। देखो ये टर्म आएगी, तो अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से, कि ई मिनिमम इज इक्वल टू, देखो एम के ये कितना रहेगा -1/2, 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना -1/2, तो ये रहेगा अपना -1/2 एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन में एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना ई मिनिमम आ जाएगा। अब आप सब ये सब वैल्यू रखोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो वैल्यू कैसे रखनी है, अपनी वैल्यू रखनी है, देखो एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन में एच कट स्क्वायर आ गया, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और एच कट की वैल्यू 1.053 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये सब वैल्यू रखोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी तो कैसे आएगी, जूल में आएगी। तो अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ। तो ई मिनिमम इज इक्वल टू -1/2 एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन में एच कट स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं वैल्यू रख देता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ही होता है। तो ये सब वैल्यू रखनी है और इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो एक बार ये लिख दीजिए सब,
इतना थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। ये 2 लाइन लिख दीजिए तो अपना आ जाएगा आंसर। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा अपना, ई मिनिमम इज इक्वल टू, ई मिनिमम इज इक्वल टू देखो -1/2 ऐसे का ऐसे, एम की जगह 9.1 इंटू 10 की घात -31, के की जगह 9 इंटू 10 की घात 9 का स्क्वायर, और क्या E4 यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर, अपॉन में एच कट 1.053 इंटू 10 की पावर -34। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा अपना स्क्वायर। अब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लगभग सॉल्व करोगे तो आएगा, आप कंप्लीट सॉल्व करना तो आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आएगा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि आगे माइनस चल रहा है। तो ई मिनिमम जो आना चाहिए वो क्या आएगा अपना माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो जो आपको एग्जाम में याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हमेशा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, तो वो आपको लिखनी है कि वो होती है -13.6। अब आपको जो लिखना हो वो लिख दीजिए, 2 मिनट देता हूँ आपको, फिर आपका ये लेक्चर कंप्लीट। चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लेना, ठीक है, और लिखना हो तो अभी लिख लो। ये तो पुराना है, इसको वापस मत लिख लेना। जो आर की वैल्यू निकाली आपको तो यहाँ से लिखना है, ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, उसके बाद ये यहाँ तक।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना क्या हो गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया। उसके बाद क्या हो गया, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के बाद इसकी एक एप्लीकेशन हुई है हाइड्रोजन परमाणु में ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाता है अपना कंप्लीट हो जाता है। तो अब अपन मिलेंगे, इसकी और एप्लीकेशन है उसमें, जो सेकंड लेक्चर होगा इस चैप्टर का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, उसमें मिलेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।